नमस्कार दोस्तों। जनरल साइंस की इस रिवीजन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस क्लास में हम जनरल साइंस के 4 टॉपिक, जिसमें सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है एनवायरनमेंट, तीसरा है बायोडाइवर्सिटी और चौथा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास। इन चारों टॉपिक से एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में क्लियरिटी से देखेंगे। एग्जाम देने से पहले इन चारों टॉपिक से संबंधित जितना भी कंटेंट आपने पहले पढ़ रखा हो, लेकिन इस वीडियो को और इसकी पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें हम क्वेश्चन और दोनों पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखिए, आइए, इस क्लास में जो आपको स्क्रीन दिख रही है क्लियरिटी के साथ दिख रही है, फिर भी थोड़ी सी हल्की सी क्लियरिटी कम हो सकती है, उसको आप मैनेज करेंगे। पीडीएफ में आपको अच्छे से क्लियर मिल जाएगा। देखिए, नेचुरल सोर्सेस या प्राकृतिक स्रोत, इससे संबंधित आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी होगी, लेकिन इस क्वेश्चन को देखना है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय नवीकरणीय या रिन्यूएबल सोर्स है? Which one of the following is a renewable source of energy? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको इसमें क्लियरिटी देना चाह रहा हूं, उलझा नहीं रहा हूं। देखिए, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा, इन चारों में से आपको रिन्यूएबल या नवीकरणीय ऊर्जा देखनी है तो सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर, साथ में यह भी ध्यान रखना है कि ये तीनों जो है वो अनवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहां से उदाहरण एग्जाम्पल भी पता लगा और इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व कर लिया। देख लीजिए, आगे आइए। ये देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? उससे पहले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ऐसे स्रोत जो कम समय अवधि में पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। such sources that can be replenished against with a short period of time, बहुत कम समय में आपको उनको वापस आप उनको रिन्यू कर सकते हैं। अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल में कौन कौन, अभी भी क्वेश्चन में भी था, कोयला, पेट्रोल और नाभिकीय ऊर्जा। यहां पर आपको नाभिकीय ऊर्जा का ध्यान में रखना है, क्योंकि जो यूरेनियम है वो जल्दी से कम समय अवधि में वापस रिन्यू नहीं होगा, और नवीकरणीय में जो भी स्रोत होंगे वो अच्छे स्रोत होंगे जो समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश अच्छे स्रोत है। तो ये टर्म्स अगर आप पकड़ लेंगे तो यहां से कोई भी क्वेश्चन आए आराम से सोल्व हो जाएगा। देखिए, चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल रिसोर्सेज के क्वेश्चन में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, यही चीजें पूछी जाती है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, वायु ऊर्जा और कोयला। परंपरागत, कन्वेंशनल में कोयला आता है, ये इसका आंसर है। फिर वही बात, इसका मतलब ये जो तीनों हैं ये आपको याद रखना है कि ये कौन सी है, नॉन कन्वेंशनल या अपरंपरागत। देख लीजिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस आती है।
ये देख लीजिए। और नॉन कन्वेंशनल में सौर ऊर्जा, जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा और विंड एनर्जी आती है। देख लीजिए, पढ़ते समय इसको क्या कहते हैं, ये एनर्जी कौन सी है, ये नॉन कन्वेंशनल है, ये कन्वेंशनल है, ये परंपरागत है, ये अपरंपरागत है, उस लफड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना है। बस ये क्वेश्चन, इसमें जो मैंने आपको बताया है कि ये नॉन कन्वेंशनल और यहाँ कन्वेंशनल के कुछ और एग्जाम्पल, 4 ऑप्शन में से आपको क्लियरिटी से समझ में आ रहा है। देखिए, इससे संबंधित अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्ट्स रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज। पहला है कोयला। तो कोयला हमने अभी देखा था कि ये नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। दूसरा परंपरागत है। 4 प्रकार के कोयले हैं जिनका नाम याद रखना है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और पीट। और इनकी क्वालिटी भी इसी क्रम में है, सबसे अच्छा है एंथ्रेसाइट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिन्स और फिर पीट। देख लीजिए, क्वालिटी कौन से की कितनी बेहतर है इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने बात कर रखी है। अभी आपको केवल नाम याद रखने हैं। यहां पर मेरा फोकस केवल इन चारों कोयले के प्रकार का आपको नाम याद रखना है। नेचुरल गैस, जिसका फॉर्मूला प्राकृतिक गैस CH4 मीथेन है। मीथेन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पवन चक्की द्वारा ऊर्जा बनाने के लिए वायु का वेग या पवन का वेग अप्रोक्सीमेट या लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु आनी चाहिए या इससे ज्यादा आनी चाहिए, तब ही विंड एनर्जी बन पाएगी। सौर ऊर्जा के बारे में हमने देखा अभी। और सौर ऊर्जा में सोलर सेल क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को क्या कर लेंगे, स्टोरेज कर लेंगे विद्युत ऊर्जा में। देखिए, इसके लिए जिम्मेदार है या सोलर सेल बने होते हैं सिलिकॉन के। तो पहला क्वेश्चन तो यही कि सोलर सेल किसके बने होते हैं, सिलिकॉन। बहुत सारे सोलर सेल आपस में जुड़ जाए तो क्या बना देते हैं, सोलर पैनल। और 2 सोलर सेल आपस में जुड़ गए एक तार के द्वारा, ये तार किसका होता है, चांदी का, Ag का। देख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। एक टर्म है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। इसके बारे में थोड़ा क्लियरिटी से बता रहा हूं। ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, नाभिकीय संलयन जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन, और नाभिकीय विखंडन जिसे न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन से आपको यही बात याद रखनी है कि सूर्य और तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है, सूरज बहुत सालों से लगातार चमक रहा है, फिर भी उसके प्रकाश में कोई कमी नहीं है, क्योंकि सूरज और अन्य जो तारे हैं उनमें ऊर्जा का स्रोत कौन है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। वो छोटे छोटे नाभिक मिलकर अगर बड़े नाभिक का निर्माण कर ले तो ये संलयन है। विखंडन में एक बड़ा नाभिक टूट जाएगा। इसके 2 प्रकार हैं। अगर नियंत्रित तरीके से टूटे तो न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय भट्टी का निर्माण होता है, और इसमें कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट की छड़ें और भारी जल D2O का इस्तेमाल होता है। और अनियंत्रित तरीके से न्यूक्लियर फिजन हो तो उसका एग्जाम्पल है परमाणु बम। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, और इसमें क्या होता है कि केवल एक बार न्यूट्रॉन की बौछार करवानी है यूरेनियम पर। कौन से तत्व पर, यूरेनियम पर। फिर अपने आप चलती रहती है, इसलिए इसको चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हम यहां पर क्लियरिटी के साथ बात कर रहे हैं, किसी चीज में उलझने का काम नहीं कर रहे। इसलिए आपको तो ये 2 नाम, सूरज और तारों में ऊर्जा का स्रोत न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के 2 टाइप, कंट्रोल्ड हो तो न्यूक्लियर रिएक्टर और अनकंट्रोल्ड हो तो एटम बम। देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब है पर्यावरण या एनवायरमेंट। इससे संबंधित किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको देख लीजिए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है।
क्योंकि मैंने बहुत सारी जानकारियां दे दी है। जल प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, अंग्रेजी में एक बार लिख दिया है। तो आपको याद रखना है कि जल प्रदूषण वाला 1974 में, वायु प्रदूषण वाला 1981 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है कि वायु प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम जो 1981 में आया था, उसमें संशोधन करके नॉइज पॉल्यूशन या शोर प्रदूषण को वायु प्रदूषण में शामिल कर दिया गया। और यह घटना कब बता रहा है? 1989 में नहीं हुई, यह घटना 1987 में हुई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो गया। बाकी तीनों फैक्ट एकदम सही है, आपको याद रखने। वाटर पॉल्यूशन से संबंधित 1974, वायु से 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 1981 वाले में 87 में एक अमेंडमेंट या संशोधन हुआ जिसके तहत शोर प्रदूषण को वायु प्रदूषण में शामिल कर लिया गया। तो ये चौथा ऑप्शन गलत लिख रखा था, उसका सही जो है वो 1987 है, देख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। पॉल्यूटेंट या प्रदूषक, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल जैव अपघटनीय जो जीवित पदार्थों से अपघटित हो जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल जैव अपघटनीय जिसमें लेड आता है, डीडीटी आता है और बीएचसी आता है। लेड सीसा आप जानते ही हैं। बीएचसी का पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये ऐसे पॉल्यूटेंट है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसमें जो डीडीटी है उसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी का पूरा नाम याद कर लें आप लोग, देख लीजिए। चलिए आगे है पॉल्यूटेंट का फिर से टाइप है और इसमें है जो पॉल्यूटेंट है प्रदूषक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो है जो डायरेक्ट पॉल्यूशन करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो है जो कोई गैस निकली है उससे इनका निर्माण हुआ है, जैसे ओजोन, ओजोन गैस का है O3, स्मोग और PAN। अब ये PAN ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है और ये पैन कार्ड वाला नहीं है। इस पेन का पूरा नाम है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पेन का पूरा नाम है PAN और ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। आपके एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, कौन सा प्राइमरी है। मैंने चार्ट बना दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि PAN का पूरा नाम क्या होता है और ये क्या है। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, देख लीजिए। अब और देखिए, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, आप इसके बारे में जानते हैं। अम्लीय वर्षा के कारक कौन है? NO2 और SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। क्लियर है? देखिए अम्लीय वर्षा में वर्षा जल की पीएच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये 5.6 से कम होनी चाहिए। ये एनसीईआरटी का डाटा है, पूछा जा सकता है। और प्रभाव क्या होगा? स्किन डिजीज और प्लाज्मल को धीरे धीरे नुकसान पहुंच रहा है, उसका कारण भी एसिड रेन है। ओजोन परत या ओजोन लेयर डिप्लेशन, अक्षय, इसमें आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने। ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या है? O3। ये क्लास पूरी तरीके से रिवीजन पर आधारित है।
यहां मैं किसी कॉन्सेप्ट को समझा नहीं रहा हूं। एग्जाम नजदीक है तो आपको इन टॉपिक्स को किन किन पॉइंट के साथ अच्छे से याद करके जाना है। अगर आपको एक्सप्लेन करना है, सीखना है, तो वो सब मैंने वीडियो बता रखा है और जनरल साइंस की बुक में भी सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हैं। ओजोन लेयर कौन सी परत में पाई जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल में? ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई है वो है DU। ये बहुत महत्वपूर्ण है, डॉब्सन यूनिट जो महत्वपूर्ण है वही इस क्लास में है। ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए जो फैक्टर जिम्मेदार है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन परत के डिप्लेशन या अपक्षय को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कनाडा में। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। चलिए, इस क्लास में जो डाटा है वो आपको बताएंगे कि कितनी मेहनत की गई है। क्लियर है? वैसे दैचजी कॉन्सेप्ट का मोटो यही है, सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने नाम सुना है, तो ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2, CS4 और N2O। जिम्मेदार इसके लिए इंफ्रारेड या अवरक्त प्रकाश है और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन को रोकने से संबंधित या ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन या उत्सर्जन को रोकने से संबंधित प्रोटोकॉल 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। कहां पर? जापान में। यूट्रोफिकेशन या सुपोषण क्या है? इंक्रीज न्यूट्रिएंट लेवल इन वाटर बॉडीज लीडिंग टू एल्गल ब्लूम। होता क्या है कि जितनी भी वाटर बॉडी है, जल की निकाय है, उसमें आसपास से पोषक तत्व आकर इकट्ठे हो जाते हैं और इस वजह से एल्गल ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन, उसमें शैवाल बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और इस शैवाल का डिकम्पोजिशन या अपघटन होगा। तो यूट्रोफिकेशन के कारण जल की BOD बढ़ जाती है। ध्यान से देखना भाई, यूट्रोफिकेशन क्या है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वाटर बॉडीज में आ जाए, इससे एल्गी या शैवाल ज्यादा उगने लग जाती है, तो एल्गल ब्लूम या शैवाल प्रस्फुटन, इस वजह से बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएंगे और उस जल की BOD बढ़ जाती है। यूट्रोफिकेशन के कारण BOD बढ़ जाती है, ये याद रखना। और BOD का पूरा नाम है, ये भी पूछा जा सकता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी आपको इतना याद रखना है, पूरा नाम और यूट्रोफिकेशन की वजह से जल की BOD बढ़ जाती है। देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, वह ग्रीन हाउस गैस जिसे हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वातावरण में SO2 पॉल्यूशन का इंडिकेटर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना चाहिए, लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? शैवाल और कवक, एल्गी और फंजाई आपस में साथ साथ रहते हैं और लाइकेन बना देते हैं। आप इसको ये कह सकते हैं, कवक प्लस शैवाल दोनों का सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन या सहजीवी संबंध का मतलब होता है कि दो जीव साथ साथ रहे और दोनों को फायदा हो। दुनिया में जितने भी रिलेशन है वो सारे सिम्बायोटिक रिलेशन ही है, एक दूसरे को फायदा होगा तो ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। कवक और शैवाल एक दूसरे के साथ रहे तो लाइकेन, और ये लाइकेन अगर बाहर ऐसा वातावरण है वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन ज्यादा है तो लाइकेन नहीं उगेंगे। जहां पर वायु में SO2 पॉल्यूशन ज्यादा है वहां पर लाइकेन नहीं उगते, तो इंडिकेटर हो गए, सूचक हो गए। वातावरण में SO2 के पॉल्यूशन के इंडिकेटर या वायु प्रदूषण के सूचक है लाइकेन। ये हर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है।
इटाई इटाई रोग कैडमियम की वजह से, माटा रोग मरकरी या एचजी की वजह से, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की वजह से, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम यूवी रेडिएशन की वजह से होगा। देख लीजिए, ये रोगों के नाम हैं और ये इनके फैक्टर है। भोपाल गैस त्रासदी दिसंबर 1984 में एक फैक्ट्री है जो पेस्टिसाइड या पेड़कनाशी बनाती थी, वहां पर एक गैस लीक हो गई, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। देख लीजिए, ये तो फेमस क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी वाला, आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा। साथियों, साल भर पढ़ने के बाद एग्जाम जब अंतिम क्षणों में आप तैयारी कर रहे होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। पहले आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन एग्जाम के नजदीक उन कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी से रिवाइज नहीं किया तो पुरानी मेहनत भी बेकार है, और मैं इसी में आपकी मदद कर रहा हूं। ओजोन डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार तत्वों को कम करने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा में 1987 में। इस प्रोटोकॉल में हुआ कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, वो सन 2000 तक पूरी तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देंगे। जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियोकेमिकल साइकिल, जो गैसीय साइकिल है उसमें कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र, जो सेडिमेंट्री या औषादी है जिनमें फास्फोरस और सल्फर चक्र। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य के प्रकाश से सीधा संचालित होने वाला चक्र कौन सा है। ऐसा कौन सा बायो जियोकेमिकल या जैव भू रासायनिक चक्र है जो सूर्य के प्रकाश से सीधा संचालित होता है? तो जवाब है कार्बन चक्र। इसलिए बता रहा हूं। कौन सा औषधि है और कौन सा गैसीय है, यह साफ साफ आपको दिख भी रहा है, याद भी रखना है। नॉइज पॉल्यूशन 1981 वाले में 87 में सॉल्यूशन कर दिया या उसका संशोधन कर दिया, और नॉइज पॉल्यूशन को भी एयर पॉल्यूशन में शामिल कर लिया। 80 डेसिबल से ज्यादा का अगर साउंड है तो ध्वनि प्रदूषण या नॉइज पॉल्यूशन माना जाएगा, और इस ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो है वो क्या है? डेसिबल है। हम जो ध्वनि सुनते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। देखिए, ये मैंने आपको बताया हुआ भी है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुनते हैं, और इससे ज्यादा की जो साउंड है उसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड, पराश्रव्य ध्वनि। और इस अल्ट्रासाउंड का उत्पन्न करता है बैट या चमगादड़, जो अंधेरे में भी अपने जो अवरोध है उनको पहचान लेता है, और इसको कहा जाता है इकोलोकेशन। चमगादड़ अल्ट्रासाउंड के द्वारा लोकेशन पता कर लेता है सामने क्या है। इसी का उपयोग नेवी में या जो हमारी जल सेना है उसमें दूर जहाजों का पता लगाने के लिए सोनार सिस्टम, साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसमें भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। तो बैट और सोनार सिस्टम, साउंड एंड नेविगेशन, रेंजिंग, इनमें भी अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। देखिए, इकोलॉजी, जीव और पर्यावरण, जीवों का आपस में और फिर पर्यावरण के साथ संबंध इकोलॉजी है। इकोसिस्टम जैविक और अजैविक घटक, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर मिलकर इकोसिस्टम या पारितंत्र बनाते हैं, और पहली बार इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया। ऊर्जा स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इकोलॉजी का। ये एक दिशीय होता है। ऊर्जा स्थानांतरण से संबंधित एक नियम है 10% रूल, लिंडमैन का जो नियम है, यह कहता है कि ऊर्जा जब एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल में जाती है तो 10% ही जाती है, 90% का नुकसान हो जाता है। और ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा या अपराइट होता है, और जब एक पोषक स्तर या ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी दूसरे पोषक स्तर में जाएगी, 10% ही ट्रांसफर होगी, 90% का लॉस हो जाएगा।
यही 10% रूल या लिंडमैन का नियम है। देख लीजिए, इस ऊर्जा वाले कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आएंगे। देख लीजिए, फिर से एक्सप्लेन किया है। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, जीवों में खाने और खाए जाने की एक श्रृंखला है जिसे खाद्य श्रृंखला कह रहे हैं। पेड़ को कीट खा रहा है, कीट को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है, सांप को बाज खा रहा है, ये फूड चेन है। और ऐसी बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाएं, इंटर कनेक्टेड हो जाए, तो इसे फूड वेब कहा जाएगा। यहां देख लीजिए, खाद्य श्रृंखलाएं अगर आपस में अंतर्ग्रथित हो जाए, इंटर कनेक्टेड हो जाए, तो उसे कहा जाएगा फूड वेब या खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला का जो प्रत्येक स्तर है उसे कहेंगे ट्रोपिक लेवल या पोषक स्तर, जैसे उत्पादक, फिर ये उपभोक्ता, उपभोक्ता में शाकाहारी, फिर मांसाहारी आ जाएगी। यह देखो, सबसे पहले सूर्य के प्रकाश से जो अपना भोजन बनाते हैं वो उत्पादक है, और इनको पोषक स्तर फर्स्ट या T1 बोलेंगे। और इसमें पादप आएंगे और शैवाल आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पादप और शैवाल प्रोड्यूसर है, T1 है। इन पादप और शैवाल को खाने वाले शाकाहारी है, ये दूसरा पोषक स्तर है। और उसके बाद T3, T4, T5 ऐसे होगा। देख लीजिए, शाकाहारी कौन सा ट्रॉपिक लेवल या पोषक स्तर है? T2। और उत्पादक पादप और शैवाल कौन से हैं? T1। और फिर ये सब नष्ट हो जाएंगे और वापस जमीन मिट्टी में मिल जाएंगे, और मिट्टी में मिलाने वाले हैं अपघटक या डिकम्पोजर, जिसमें जीवाणु और कवक आता है। अपघटक या डिकम्पोजर में जीवाणु और कवक आता है, इसलिए जीवाणु और कवक को, ये सुन ले आप इस वीडियो में, इकोलॉजिकल डिटर्जेंट भी कहा जाता है। इकोलॉजिकल डिटर्जेंट, इकोलॉजिकल डिटर्जेंट किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दो चीजें आएंगी इसमें, कवक और बैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया, कवक और जीवाणु। देखिए, अब क्या हुआ, मान लीजिए कोई केमिकल, कोई रासायनिक पदार्थ है, किसी पादप में आपने कोई दवा छिड़क दी, अब उसको कीट खाएगा तो कीट में ज्यादा पहुंचेगी। इन बहुत सारे कीटों को मेंढक खाएगा तो उसमें ज्यादा पहुंचेगी। कोई भी रासायनिक पदार्थ एक पोषक स्तर से दूसरे में जाए तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। किसी भी केमिकल सब्सटेंस का एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल में जाने पर उसकी अमाउंट बढ़ जाए तो इसे बायोमैग्निफिकेशन या जैविक आवर्धन कहा जाएगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है DDT। बच्चों को मारने के लिए जल में जब DDT छिड़का गया तो उसका बायोमैग्निफिकेशन हुआ, और लास्ट में जो जलीय पक्षी है उनकी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा। हुआ क्या कि बायोमैग्निफिकेशन होते होते जो जलीय पक्षी है वहां उनके अंदर DDT की मात्रा ज्यादा हो गई। इस DDT की वजह से उन पक्षियों के अंडे का जो कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसकी मोटाई कम हो गई। अब अंडा दे दिया, उसको एक पर्टिकुलर समय चाहिए बच्चा बनाने के लिए, लेकिन अंडे का कवच DDT की वजह से पतला हो गया, इसलिए जलीय पक्षियों की पॉपुलेशन कम हो गई। DDT के जैविक आवर्धन की वजह से जलीय पक्षियों की पॉपुलेशन कम हो गई, यह आपको याद रखना है। देखिए, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाने से रासायनिक पदार्थ की मात्रा का बढ़ना बायोमैग्निफिकेशन है। DDT इसका बेस्ट एग्जांपल है। सबसे पहले पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना चार्ल्स एल्टन ने दी। और पिरामिड क्या होता है? जैसे ऊर्जा की बात करें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा रहेगी प्रोड्यूसर या उत्पादक के पास, और पिरामिड में सबसे नीचे आधार में उत्पादक होंगे, उपभोक्ता। फिर इसमें T2 आ जाएगा, फिर T3 आ जाएगा, फिर T4 आ जाएगा और T5 आ जाएगा।
तो ऊर्जा का पिरामिड जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऊर्जा कम होती जाएगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था 10% रूल। एक पोषक स्तर से दूसरे में जाएगी, तो मान लीजिए यहां 100 है तो यहां 10 पहुंचेगी। पिरामिड में सबसे नीचे प्रोड्यूसर आएंगे, उत्पादक, ठीक है। ये T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऊर्जा जो है वो क्या होगी, कम होगी। कौन से नियम के तहत? 10%। मान लो ये 100 है तो 10 जाएगी, फिर 1 जाएगी, फिर 0.1 जाएगी, फिर 0.01 जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ी सी अगर आप गणित लगाएं तो 100 को 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2। एक पोषक स्तर से दूसरे में ऊर्जा इस तरीके से कम होगी पावर में। इतना आपको नहीं सोचना, आपको तो इतना देखना है कि एनर्जी का पिरामिड, और पिरामिड पहली बार किसने बताया? चार्ल्स एल्टन ने। देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड किसने बताया? चार्ल्स एल्टन ने। अगर मिट्टी में एसिडिटी हो गई, अम्लीयता ज्यादा हो गई, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे। अगर मिट्टी में क्षारीयता ज्यादा हो गई तो ऑर्गेनिक मैन्योर या कार्बनिक खाद डालेंगे। मिट्टी में लवणीयता ज्यादा हो गई तो जिप्सम और पायराइट डालेंगे। और केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कौन से सन में हुई? 1953 में। फैक्चुअल जानकारियां हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। हम बात करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर या उत्प्रेरक संवर्तक की, या उत्प्रेरक संपरिवर्तक की। स्वचालित वाहनों द्वारा होने वाली जो वायु प्रदूषण है उसको यह कम करता है। जो हानिकारक गैसें हैं उनको कम हानिकारक गैसों में बदल देता है। हानिकारक विषैली गैसों को कम हानिकारक विषैली गैसों में बदलता है। और इस कैटालिटिक कन्वर्टर में जो धातुएं प्रयुक्त होती है, पैलेडियम, रोडियम और प्लेटिनम, ये आपको याद रखना। देख लीजिए, वाहनों के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, और अगर डीजल या पेट्रोल में लेड मिलाया जाए तो वो इस कैटालिटिक कन्वर्टर को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कैटालिटिक कन्वर्टर अच्छे से काम करे, इसलिए सीसा रहित पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। अनलेडेड पेट्रोल का यूज करेंगे तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर सही से काम करेगा। बायोडाइवर्सिटी में फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी है एडवर्ड विल्सन। जैव विविधता है क्या, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एक निश्चित स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना जैव विविधता है। एक पर्टिकुलर रीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे तो बायोडाइवर्सिटी है। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। मैं एक सिंपल उदाहरण से बताता हूं कि यहां पर एक जगह है जहां पर एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक गाय है, एक भैंस है, और एक जगह है जिसमें 100 बकरियां हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां पर संख्या ज्यादा है वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं, जहां पर विभिन्न प्रकार के, तो इस वाली जगह पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। अगर पृथ्वी के रेस्पेक्ट में बात करें तो भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, और यहां पर है उष्ण कटिबंधीय वृक्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन वर्षावन, इनमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, और इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो जैव विविधता में, बायोडाइवर्सिटी में कमी आती है। इसे अक्षांशीय प्रवणता कहा जाता है। देख लीजिए, लैटिट्यूडाइनल ग्रेडियंट या अक्षांशीय प्रवणता, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता कम होगी। और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दक्षिणी अमेरिका अमेजन वर्षावन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जैव विविधता की डेफिनेशन और जैव विविधता के फादर कौन है? एडवर्ड विल्सन। ये देखिए,
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब आपका काम क्या है, 22 मई को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देख लीजिए, स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन, जिस स्थान में कोई जीव उत्पन्न हुआ है वहीं पर उसका संरक्षण हो तो स्वस्थानीय, और दूसरी जगह पर ले जाया जाए तो एक्स सीटू या बहिस्तानीय। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। क्रायो प्रिजर्वेशन या निम्न ताप संरक्षण, जिसमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन या बहिस्तानीय संरक्षण का एग्जाम्पल है। बाकी सभी इन सीटू के हैं। देख लीजिए, इन सीटू और एक्स सीटू क्या होगा मैंने आपको बता दिया है। एक है इविल क्वार्टेल्स, जैव विविधता की क्षति के 4 कारण हैं। एक है आवासीय क्षति या विखंडन, एक बड़ा आवास था जिसमें बीच में रोड निकल गई, इस आवासीय विखंडन की वजह से जैव विविधता में क्षति। अति दोहन हो गया, किसी जानवर या पादप का ज्यादा इस्तेमाल, विदेशी जातियों के आक्रमण की वजह से, और को एक्सटिंक्ट का मतलब कुछ ऐसे जीव थे जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे, उनमें से अगर एक विलुप्त हो गया तो दूसरा भी विलुप्त हो गया, सह विलुप्तता। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। पर्यावरण से संबंधित एक है 3R सिद्धांत। यह कहता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को कम यूज करें और जिसका करें उसे दोबारा यूज करें और रिसाइकिल करें चीजों। 4R, इस 3R के साथ एक और R जोड़ दिया, रिकवर करें। और 5R में ये जो 4R है उनके पहले रिफ्यूज और जोड़ दिया कि कुछ चीजों को, जैसे प्लास्टिक को आप रिफ्यूज ही करें, प्रतिबंधित ही करें, इनका यूज ही नहीं करें। तो 3R, 4R और 5R, 3R है। इन 3R के पीछे एक और R रिकवर लग गया तो 4R। 4R में ये चारों हो जाएंगे और इनके आगे क्या हो गया, जैसे 5R में क्या क्या आ जाएगा, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर। क्लियर है? देख लीजिए, आखिरी टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। इसकी डेफिनेशन क्या है ये आपको आनी चाहिए। हमें नेचुरल सोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखना है, उनके लिए भी चीजों को बचाना है, अपना ही ध्यान नहीं रखना है। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक रिपोर्ट, अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, ये रिपोर्ट ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा दी गई थी और इसी रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल टर्म या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास दिया गया। क्लियर है? देख लीजिए, आइए। तो ये था कौन कौन सा टॉपिक, नेचुरल सोर्सेस, उसके बाद एनवायरमेंट, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन चारों का रिवीजन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया है। बायोडाइवर्सिटी में एक टॉपिक है IUCN की रेड डाटा लिस्ट। IUCN जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी लिस्ट निकालता है, उसे रेड डाटा लिस्ट कहते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास की डेफिनेशन, ब्रंटलैंड आयोग, अवर कॉमन फीचर, ये आपको फ्यूचर, ये आपको याद रखना, अवर कॉमन फ्यूचर, फीचर नहीं फ्यूचर। क्लियर है? रेड डाटा लिस्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मैंने सिस्टमेटिक वीडियो आपको बता रखे हैं।
ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी लिस्ट को आपको दोबारा ही याद करना पड़ेगा। एग्जाम के लास्ट जो दिन है उस दिन भी अगर आप याद करके जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। आज पढ़ेंगे, 7 दिन बाद भूलना ही है। तो ये था इन चारों टॉपिक का रिवीजन। इसके अलावा आपको IUCN की रेड डाटा लिस्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वीडियो देखना है। बाकी कंप्लीट पूरे तरीके से अगर आपने इस वीडियो को बार बार रिवाइज किया तो आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन और ऑप्शन आपको इजीली समझ में आएंगे और आप सही से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके जरूर काम आएगा, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।